नमस्कार, मैं विष्णु शंकर सोच समझकर एक ताज़ा विषय पर अपने एनालिसिस के साथ। आज बात करेंगे दुनिया में भारत के बढ़ते रसूख के बावजूद पश्चिमी देशों के बहुत से मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भारत के प्रति नकारात्मक नज़रिए की, आलोचना से भरे स्वरों की। क्यों वेस्टर्न मीडिया भारत को लेकर ज़्यादातर नेगेटिव रहता है? हैरानी की बात यह है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। दुनिया भर में आज के मंदी के दौर में भारत आशा की किरण बिखेरने वाला सबसे बड़ा देश है। अमेरिका और रूस के बीच बटे अंतर्राष्ट्रीय समाज में भारत अकेला बड़ा देश है जो दोनों पक्षों से, यूक्रेन से भी युद्ध विराम कर शांति के प्रयास करने की लगातार अपील कर रहा है। और चाहे राष्ट्रसंघ में सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता हो या G20 संगठन की लीडरशिप, भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गरीब देशों के हित के मुद्दे उठा रहा है। इसी हफ्ते मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान उस देश के सरकारी टीवी चैनल ORF ने जयशंकर का इंटरव्यू किया। किसी भी इंटरव्यू में एंकर को सभी तरीके के सवाल पूछने का हक होता है, लेकिन अगर ज़्यादातर सवाल पूर्वाग्रह यानी एक बायस से भरे हों तो हैरानी होती है कि आज के ज़माने में जब संचार माध्यमों के फैलाव के चलते दुनिया बहुत छोटी हो गई है, तब भी कुछ एंकर और जर्नलिस्ट भारत की तरफ काला चश्मा पहनकर ही क्यों नज़र डालते हैं। ORF के एंकर के ज़्यादातर सवाल उनकी बायस्ड सोच की गवाही दे रहे थे। समय की कमी की वजह से हम इनमें से 2 सवाल और उनके जवाब आपके सामने रखेंगे, आप खुद ही फैसला कीजिएगा। एंकर साहब का एक सवाल भारत के रूस से इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले सस्ते दाम पर तेल खरीदने पर शिकायती अंदाज में था। जयशंकर ने अपने जवाब में बड़े अच्छे ढंग से भारत के स्टैंड को साफ किया। Let's talk about India's interests. India does not take part in Western sanctions against Russia, but has increased its imports from Russia 5 times since the war began. By this, are you not helping Moscow? Are you not financing Russia's war? You know, Europe imported in the same period 6 times the energy which India did. So Europe decreased its imports a lot and dramatically since the war started. You multiplied yours. No, essentially, if it is a matter of principle, why didn't Europe cut on the first day? Why didn't we see on 25th of February a complete cutoff of energy imports from Russia? But you can't say it's my principle, but by the way, I will do it by my timing. Okay, but isn't Europe has managed to reduce its imports while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable? It's manageable. It's maybe a little bit of an overstatement. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. So, and what Europe is doing is also moving into the Middle East and diverting production out of the Middle East into Europe and raising prices. So European actions actually are putting pressure on the global oil markets and on my imports as well. So I think it's something which, if European political leadership understandably would like to soften the impact on their population, I think it's a privilege they should extend to other political leaderships as well. देखा आपने, अगर यूरोप के देश अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखें तो ये उनके नागरिकों को सर्दी में बचाने की कोशिश भर है। लेकिन अगर भारत यही तेल अपनी गरीब जनता और इकोनॉमी में रफ्तार लाने के लिए इस्तेमाल करे तो ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन को धत्ता बताने जैसा है। ज़रा सोचिए, क्या ये नज़रिया सही है? अपने एक सवाल में एंकर साहब ने जयशंकर से जवाब तलब किया कि वे पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेरर किस आधार पर कह रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री के जवाब ने प्रभावशाली तरीके से सही हालत बयान किया। I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of so course sometimes not, when we of talk, course not as a country. Well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing,
Can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? यानी अगर भारत इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताए कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के लोगों को मारने, अदावत फैलाने और दहशतगर्दी की कोशिश कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का ये कहना कि इसके लिए पाकिस्तान की सरकार जिम्मेदार नहीं है, जायज़ है। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान को उसकी हरकतों के चलते आतंकवाद की धुरी बताए, तो ये सवालों के दायरे में आ जाता है। क्या ये मुद्दों को देखने का सही नज़रिया है? गौर करने वाली बात यह है कि वेस्टर्न मीडिया का नज़रिया आज से नहीं बल्कि भारत के आज़ाद होने के समय से ही शिकायती रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जब आज़ादी के बाद अपना पहला टेलीविज़न इंटरव्यू दे रहे थे, तो बीबीसी के इंटरव्यूअर्स ने अपने सवालों में चिंता जाहिर की कि भारत को जनतंत्र कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ विपक्ष तो न के बराबर था। तब नेहरू जी ने तल्ख लहजे में जवाब दिया कि भारत एक 2 पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। नेहरू जी ने समझाया कि भारत की संसद में 500 एमपी थे, 350 कांग्रेस के और 150 विपक्षी दलों के, और ये विपक्षी पार्टियां भले ही एकजुट न हों, लेकिन संसद के अंदर और बाहर सरकार की खबर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वेस्टर्न मीडिया की खुद को देसी मीडिया से बेहतर सिद्ध करने की कोशिश अभी भी जारी है। यही नहीं, लेखक, जर्नलिस्ट और शिक्षाविद नलिन मेहता लिखते हैं कि एक जानी मानी भारतीय एनालिस्ट ने उनको बताया कि जब वे वेस्टर्न मीडिया के नामचीन प्लेटफॉर्म्स को भारत की परिस्थितियों के बारे में अपना एनालिसिस भेजती थीं, तो वे उसे नहीं छापते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन मीडिया ब्रांड्स को सिर्फ एक ख़ास किस्म का विश्लेषण ही रास आता था, जिसमें भारतीय राजनीति, इकोनॉमी और समाज की आलोचना हो। इसके अलावा वे कुछ भी छापने से इनकार कर देते थे। सवाल ये उठता है कि क्या निष्पक्षता और ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली अखबार और मैगजीन अपने पाठकों के सामने भारत की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय समाज पर मुद्दों को उठाने में ट्रांसपेरेंसी और सबूतों का इस्तेमाल किया है। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, सवाल दहशतगर्दी का हो या भारत की ज़मीन हड़पने का, भारत अब मजबूती से अपना पक्ष रखता है और दबाव में नहीं आता है। यानी भारत के लिए उसका राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर है, किसी मुल्क की मीडिया को ये बात पसंद आए या नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी पश्चिमी देशों की सरकारें भारत के स्टैंड पर सवाल उठाती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कुछ हद तक जर्मनी भी भारत के नज़रिए से बहुत बार सहमत होते हैं। लेकिन इन देशों की मीडिया ज़्यादातर भारत के पक्ष को या तो समझती नहीं है या समझना नहीं चाहती है, क्योंकि ये उसके एजेंडे से मेल नहीं खाता। इन मीडिया ब्रांड्स और प्लेटफॉर्म्स को आज के समय में जीने की और पुराने बायसेस से निजात पाने की ज़रूरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि वे आज के हालात समझें और ऐसे लोगों और प्लेटफॉर्म से न्यूज़ और एनालिसिस सोर्स करें जो आज की सच्चाई और वास्तविकता को समझते हैं। सोच समझकर मैं आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, TV9 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। विष्णु शंकर को अनुमति दीजिए। नमस्कार।